नमस्कार साथियों, एससीटी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम क्वेश्चन का आंसर डिस्कशन करेंगे वो करेंगे 17 जनवरी 2022 को जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षा के क्वेश्चन पेपर का आंसर बताने वाले हैं। और हम जो बताएंगे वो बताएंगे पेपर 2 मैथ साइंस बताएंगे। पहले हम सीडीपी कर देंगे, उसके बाद इसी वीडियो में मैथ साइंस करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग से वीडियो आएगा, इसी वीडियो में हम मैथ साइंस भी करेंगे। तो यह वीडियो हो सकता है लंबा हो, 1.5 घंटा या सवा घंटा का वीडियो बन जाए। हम सिर्फ आंसर ही करेंगे, लेकिन मैथ के सवालों को मुझे हल करना पड़ता है तो वहां पर थोड़ा सा समय लगेगा। बाकी हो सकता है सवा घंटा या 1.5 घंटा का वीडियो या उससे ऊपर का भी बन जाए। तो मैं जो हूं यहाँ पर आज करूंगा 17 जनवरी 2022 के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन। आप सभी को ज्ञात होगा कि यह परीक्षा जो है 16 दिसंबर 2021 को सेकंड शिफ्ट में होने वाली थी, लेकिन जो है टेक्निकल समस्या की वजह से, तकनीकी समस्या की वजह से यह परीक्षा रद्द कर दी गई थी और यही परीक्षा जो है 17 जनवरी 2022 को पहले शिफ्ट में ली गई थी। तो मैथ साइंस वाले अभ्यर्थी जितने भी हैं इस वीडियो के साथ जुड़ेंगे। मैं यह वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ने कमेंट किया कि सर मैथ साइंस का वीडियो दीजिए, तो बहुत सारे अभ्यर्थी का कमेंट देखते हुए हमने यह पहला वीडियो मैथ साइंस का बना रहा हूं। मैं देखता हूं अगर ये वीडियो पर ज्यादा प्रतिक्रियाएं आती है, अभ्यर्थी को ज्यादा लाभ पहुंचता है, तो मैं कल से मैथ साइंस का वीडियो बैक टू बैक बनाना शुरू कर दूंगा। अगर यह अभ्यर्थी कम देख पाते हैं, अभ्यर्थी के पास नहीं पहुंच पाते हैं, तो फिर मैं सीडीपी में लग जाऊंगा, क्योंकि अधिकांश अभ्यर्थी का जो पोल था वो था कि सर पहले सीडीपी करा दिया जाए फिर मैथ साइंस या एसएसटी कराया जाए। लेकिन बहुत सारा कमेंट पढ़ा, बहुत सारा लाइव चैट पढ़ा कि नहीं सर पहले मैथ साइंस करवा दिया जाए, मैथ साइंस करवा दिया जाए। तो मैं बस एक रेंडमली क्वेश्चन पेपर लिया हूं 17 जनवरी 2022 का और इसका मैथ साइंस का क्वेश्चन करूंगा। पहले सीडीपी करूंगा फिर मैथ साइंस करूंगा, इसी वीडियो में करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप सभी अभ्यर्थियों से एक अनुरोध है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए ग्रुप वगैरह में, ताकि 17 जनवरी 2022 मैथ साइंस वाले जो भी अभ्यर्थी है यहां जुड़ सके और अपना आंसर का मिलान कर सके। तो जल्दी से जल्दी जो है इसको शेयर कीजिए ताकि सभी अभ्यर्थी जुड़ेंगे, फिर जो है हम शुरू करेंगे। तो हम चलेंगे पीडीएफ की तरफ। पहले शेयर कर दीजिए, 10 सेकंड का टाइम है बेटा, शेयर कर दो, शेयर कर दो, जल्दी से शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने पीडीएफ की तरफ और करते हैं क्वेश्चन का डिस्कशन। पहले हम सीडीपी करेंगे और इसी वीडियो में मैथ साइंस भी होगा। तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन के पीडीएफ की ओर। आ चुके हैं हम अपने पीडीएफ पर। देखिए यह जो परीक्षा हुई थी, यह परीक्षा 17 जनवरी 2022 को हुई थी। यहां पर क्लियर लिखा हुआ है 17 जनवरी 2022। टेस्ट का जो टाइम था वो फर्स्ट शिफ्ट था। हमने पूर्व में ही बताया था कि जो परीक्षा रद्द हुई थी उसको फर्स्ट शिफ्ट में लिया गया था। इस दिन 9:30 बजे से 12 बजे के बीच फर्स्ट शिफ्ट है और पेपर 2 है। यहां देखिए, यहां पर पेपर 2 भी क्लियर लिखा हुआ है और मैथ साइंस का क्वेश्चन है ये आपका। यानी यहां पर हम लोग जो है मैथ साइंस करेंगे, एसएसटी नहीं करेंगे। एसएसटी का वीडियो 1-2 दिन बाद आएगा, मैथ साइंस करेंगे। और चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है गुणज वैकल्य। गुणज वैकल्य डिस्कैलकुलिया है, मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है? तो इसका सही उत्तर है गणितीय गणना करना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी हम करेंगे क्योंकि यह वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। 90 क्वेश्चन करने वाले हैं। 17 जनवरी का क्वेश्चन पेपर अभी चल रहा है। जल्दी से जल्दी सभी अभ्यर्थी जुड़िए, 90 क्वेश्चन करेंगे, मैथ साइंस भी करेंगे हम इसमें। 2 है समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से किसकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है? तो केवल वाला तो आंसर है नहीं, सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 प्रत्येक विद्यार्थी की। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हम जल्दी जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिए, विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? अधिगम को सार्थक बनाना है तो क्या करना चाहिए? व्यवहार अनुकूलन के लिए उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ को नियोजित करें, अनुभवों पर चिंतन और मनन करने का अवसर प्रदान करें, विद्यार्थी को प्रेरित करने के लिए मूर्त पुरस्कारों का प्रयोग करें। गलत है, रटने वाली बात होगी नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 अनुभवों पर चिंतन और मनन करने के अवसर प्रदान करें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हवार्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? बुद्धि के प्रकार है यहां पर प्राकृतिक, अंतः स्थिति अनुपालन संभावना शिक्षक। बुद्धि का प्रकार है अस्थानिक, अंतः स्थिति अनुपालन संभावना है वास्तुकार। गति संवेगिका दिया गया है गायक, गलत है। और भाषिक बुद्धि है लेखापाल, गलत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अस्थानिक बुद्धि जिसमें होता है वो वास्तुकार होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
5 पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लेव वाइगोस्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है? सही आंसर है सामाजिक अंतःक्रिया, उत्तर नंबर 2 इसका सही है। 5 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है लिंग है। लिंग का मतलब यहां पर सेक्स है, सेक्स पूछ रहा है तो सेक्स आपका जैविक होगा और जबकि जेंडर आपका क्या होगा? सामाजिक संरचना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यहां पर अभिकथन ए है, विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम रणनीतियों का उपयोग कब, कहां और क्यों करना है, इसके बारे में, बारे होगा बारी नहीं, इसके बारे में स्वनियामक ज्ञान सिखाया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, पहला कथन तो सही लिखा है। एक अधिगम रणनीतियों को बनाए रखने के लिए उसे नियोजित करने की संभावना बढ़ जाती है यदि विद्यार्थियों को पता है कि इसका उपयोग कहां, कब और कैसे करना है। एकदम सही है और आर ए का व्याख्या भी कर रहा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा? कौन सा संवेग है अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा? तो इसमें क्या आंसर होगा? भय सकारात्मक नहीं बल्कि नकारात्मक, बोरियत और चिंता ये सब नकारात्मक, आपका अधिगम जो है क्या होगा? नकारात्मक होगा। लेकिन आशा जो है, आप जब उम्मीद लगाते हैं तो यह सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा कि अगर हम इस चीज में अच्छा करेंगे, हो सकता है हम अच्छा करेंगे, तो यह आपका एक अधिगम का सकारात्मक रूप होगा जो कि आशा है। बोरियत, भय और चिंता ये नकारात्मक रूप है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बढ़ावा दिया गया, निम्न में से किसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बढ़ावा दिया गया? दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट शिक्षा की अनिवार्यता, दिव्यांगजनों की शिक्षा की अधिकार से बेदखली, गलत है। जीवन से सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव, दिव्यांगता के आधार पर अधिकारों के उपागमन में भेदभाव, गलत है। गैर भेदभाव, देखिए यहां पर गैर भेदभाव मतलब होता है भेदभाव नहीं करना है, जीवन के सभी क्षेत्रों में इसके साथ समान व्यवहार करना है और किसी तरह का भेदभाव नहीं करना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। विशिष्ट शिक्षा की बात नहीं कही गई है कि दिव्यांगजन है तो इसे जो है विशिष्ट शिक्षा ही देना है। दिव्यांगजन जो चीज चाहेंगे, पढ़ना लिखना सीखना, वो सीख सकते हैं। इसके लिए कोई भी विशिष्ट शिक्षा नहीं है कि दिव्यांग है तो इसे जो है मतलब व्यवसायिक शिक्षा ही दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर दे रहा है जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की ने सीखने के समझ को डाइस प्रक्रिया से डाइस प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है। तो सही आंसर है इसमें निष्क्रिय। देखिए जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की ने सीखने की समझ को निष्क्रिय प्रक्रिया से सक्रिय प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो 10 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। आते हैं क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ट द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति विश्वास रखते हैं कि समाज को अपने नियमों के समय के साथ बदलाव करने की जरूरत है? समाज को अपने नियमों के समय के साथ, अपने नियमों को समय के साथ बदलाव करने की जरूरत है। तो सही आंसर होगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एकदम सही आंसर बताया जा रहा है और अभी हम 17 जनवरी का कर रहे हैं और टोटल करेंगे कंप्लीट जो है 90 क्वेश्चन करेंगे। मैथ साइंस है हमारे क्वेश्चन सेट में, तो मैथ साइंस करेंगे 90 क्वेश्चन। बाकी एसएसटी वाले क्वेश्चन आंसर मिलान कर सकते हैं क्योंकि सीडीपी दोनों में कॉमन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना है? बेटा यहां पर आलोचना की बात हो रही है, बच्चे सक्रिय प्राणी है, ये आलोचना नहीं है। बच्चों का विकास वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके होते हैं, यह भी आलोचना नहीं है। बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर होता है और बच्चों की सोच वयस्कों की सोच से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, ऐसी आलोचना है नहीं। सही आंसर है तो बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर होता है, यह आलोचना है। मतलब इन्होंने जो है सामाजिक सांस्कृतिक की भूमिका नहीं दिए हैं, इसलिए इसकी आलोचना हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 है भ्रांतियां के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए 12 नंबर जो है ना, हमने आपको पढ़ाया था सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में इसकी भूमिका ही नहीं है जीन पियाजे का, तो ये तो इसकी आलोचना हुई ना। जबकि अधिकांश मनोवैज्ञानिक जो है इसका जो है क्या की है, मतलब जिक्र किए हैं, माने हैं कि बच्चे के विकास में इसकी भूमिका होती है। जीन पियाजे नहीं माने हैं, ठीक है। तो सही आंसर था इसका 2। बढ़ते हैं 13। भ्रांतियां के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बोल रहा है यहाँ पर बेटा, सही नहीं है। भ्रांतियां बच्चों के अपने आसपास देखे जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में उनके सहज ज्ञान की प्रतिनिधित्व करती है। सही है ये बात। भ्रांतियां स्पष्ट रूप से बच्चों को कुछ भी नई और उन्नत सीखने की अक्षमता को दर्शाती है।
देखिए अक्षमता को दर्शाती है बोल रहा है। आगे देखते हैं। पहले भ्रांतियां कुछ संप्रदाय के बारे में बच्चों की समझ के प्रारंभिक चरण की विशेषता है। सही है ये बात। भ्रांतियां का प्रयोग शिक्षक द्वारा सीखने की प्रक्रिया में रचनात्मक रूप से किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। भ्रांतियां का प्रयोग बच्चे को अगर रचनात्मक रूप से करेंगे तो बच्चे की भ्रांतियां दूर होगी। कथन है ऑप्शन नंबर 2 जो कि गलत है। भ्रांतियां स्पष्ट रूप से बच्चों को कुछ भी नई और उन्नत सीखने की अक्षमता को दर्शाती है। मतलब कह रहा है कि बच्चे के अंदर भ्रांतियां है तो वह कुछ भी नहीं सीख पाएगा। ये बात तो गलत है ना, सीखता है बच्चे। तो गलत आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इसलिए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है डाइस उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उसके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहणक्षम होते हैं। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वह होगा, देखिए इसमें है संवेदनशील अवधि। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 14 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कोई भी अध्यापन जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानता है वो विद्यार्थियों के बीच डाइस पैदा करता है। देखिए अध्यापन जो विषय वस्तु को, कोई भी अध्यापन जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अध्यापक होगा यहां पर बेटा, जो विद्यार्थियों के बीच में डाइस पैदा करता है। सीखने की प्रेरणा, अंत मानेगा तो प्रेरणा तो होगा नहीं। अन्वेषण के लिए प्रतिरोध, नवाचार की इच्छा, महारत की सराहना होगा नहीं। सही आंसर है अन्वेषण के लिए प्रतिरोध करता है, क्योंकि ये मान लेता है वो अध्यापक विषय वस्तु को अपने आप में अंत, मतलब ये खत्म हो चुका, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है। तो विद्यार्थी के लिए क्या होता है, विद्यार्थी अन्वेषण करने के प्रति प्रतिरोध आ जाएगा उसके अंदर। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों के मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किन तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। समूह में कार्य करना है, कक्षा में भागीदारी भी है, पोर्टफोलियो भी है, प्रस्तुतिकरण भी है। सही आंसर 1 2 3 4 है। बेटा ये भी तो है, कक्षा में भागीदारी भी तो रहना चाहिए ना बच्चों के मूल्यांकन करने के लिए, तो ये भी काम तो करेंगे। पोर्टफोलियो तो करना ही है शिक्षक को। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 3 में है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास भाषण और भाषण विकारों वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा। यहां पर बाधा उत्पन्न वाली बात हो रही है, तो देखिए यहां पर कौन सा इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास भाषण और भाषा विकारों वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा। इसका देखिए बाधा उत्पन्न वाली कौन सी बात होगी, कार्यों और दत्त कार्यों को छोटे आसानी से प्रतिबंधित चरणों में विभाजित करना, तो ये तो बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। अभिव्यंजक भाषा कौशल का समर्थन करने के लिए दृश्यों के उपयोग को हतोत्साहित करना, ये बाधा उत्पन्न करेगा हतोत्साहित करने वाला। कक्षा में श्रवण और दृश्य विकर्षणों को कम करना और मौखिक और लिखित कार्यों के पूर्व नियोजित रणनीतियों का उपयोग करना, यह भी नहीं करेगा। सही आंसर होगा मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह विद्यार्थियों की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंबित करे। मानव संदर्भित गलत है, विद्यार्थियों के ये भी गलत है और ये भी गलत है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कथन और तर्क वाला है, बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से, शुद्धता से, सटीकता से मापा जा सकता है। पहला कथन गलत है। विकास का स्वरूप व अनुक्रम एवं विकास की गति सभी विद्यार्थियों के लिए सार्वभौमिक रूप से समान होती है, यह भी गलत है। सही कथन है ऑप्शन नंबर 4। दोनों कथन यहां पर गलत है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए यहां पर है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षिका को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, मतलब कौन सा काम नहीं करना है। देखिए यहां पर विद्यार्थियों के लिए तो देगा लचीलेपन, सही है। गतिविधियां प्रदान करेगा, सही है। एक आयामी पाठ्यक्रम लागू करना, मतलब एक समान पाठ्यक्रम लागू करना, यह काम नहीं करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी कार्य में विफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से आरोपण में एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना है। तो यहां पर अगर संभावना है, देखिए यह विशेष परीक्षा मंगलवार को ही पड़ती है और मंगलवार मेरा अशुभ दिन है, यह तो गलत है।
शिक्षक मेरे प्रति पक्षपाती था और मैं अपने बारे में अपनी धारणा को नहीं बदल सकता। मैं इस बार प्रयास नहीं किया, हालांकि मैं ऐसा करने में सक्षम हूं। मैं बुद्धिमान नहीं हूं और बुद्धिमता स्थिर है। देखिए यहां पर किसी कार्य में विफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से आरोपण में एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना है? प्रेरित करना है, बच्चा विफल हो गया है, भविष्य के कार्यों के लिए प्रेरित करना है, इनमें से कौन सा वाक्य सही होगा? देखिए यहां पर इसमें से जो सही उत्तर है वह होगा, मेरे हिसाब से इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहां पर बच्चे के लिए विफलता के बारे में अगर वो सोच रहा है तो यहां पर प्रेरित करना पड़ेगा, बच्चे को प्रेरित करने की संभावना है। यहां पर प्रेरित करना है ऐसा कुछ भी बात नहीं होती है, मंगलवार ऐसा कोई अशुभ दिन नहीं है, अच्छा एग्जाम जाएगा या जो भी चीज कर रहे हो वो अच्छा होगा। मेरे हिसाब से ऑप्शन ए होना चाहिए, बाकी ऑफिशियल आंसर की आने के बाद इसका आंसर क्लियर होगा। वैसे 99.99% संभावना है आंसर एक ही इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्ताव करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र कैसा होना चाहिए? तो वो आंसर नंबर 2 है, संलग्न और संदर्भित होना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अभी जो वर्तमान में अभी कर रहे हैं वो कर रहे हैं 17 जनवरी। मैथ साइंस भी हम इसके बाद करेंगे। मैथ साइंस टोटल 90 क्वेश्चन अभी हमको करना है, तो आगे हम बढ़ेंगे। तो अभी सीडीपी मेरा चल रहा है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण डायस की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू कर देता है। तो बच्चों का जो द्वितीयक समाजीकरण की बात करें तो बच्चा शैशवावस्था में नहीं, जब बच्चा जो है यहां पर सही आंसर होगा कि द्वितीयक समाजीकरण बच्चा शैशवावस्था के बाद ही स्कूल जाना प्रारंभ करता है, वो होगा पारंपरिक बाल्यावस्था, मतलब बाल्यावस्था का शुरुआत वाला समय। सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है। 24 कह रहा है, भाषा व संज्ञानात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकदम सही है? सही वाला कथन बोल रहा है चुनने, भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, यही कथन मेरे अनुसार से सही है और सही आंसर भी यही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कह रहा है, किसी नए संप्रदाय का शिक्षण शुरू करने से पहले एक शिक्षिका को पूर्वापेक्षित ज्ञान की समीक्षा कर लेनी चाहिए। यह विद्यार्थियों को नए संप्रदाय को समझने के लिए आवश्यक जानकारी को ध्यान में लाने में मदद करेगा। कथन सही है। और शारीरिक दंड का अभ्यास शिक्षार्थियों के अवांछनीय व्यवहार को सुधारने की रणनीति के रूप में नहीं दिया जाना चाहिए। विकल्प चुनने की बात हो रही है तो ए और आर दोनों सही है, और यहां पर देखा जाए तो आर ए का व्याख्या भी नहीं कर रहा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक कथनों पर काम करते हैं, कथनों में तार्किक संबंध देख पाते हैं और अनुपात जैसे अमूर्त संरचनाओं को करने में सक्षम हो पाते हैं? सही आंसर है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 26 का 1 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के बीच प्रक्रियात्मक ज्ञान को सुसाध्य करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? तो यहां देखिए, ऑक्सीकरण अपचयन समीकरण को कैसे हल करें, डीएनए के घटक और संरचना क्या है, राष्ट्रगान किसने लिखा था, और सूर्य के सबसे निकट कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। यह सबसे आसान है, जहां पर जो है बच्चों के प्रक्रियात्मक ज्ञान के बारे में हम समझ पाएंगे कि ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीकरण और अपचयन के समीकरण को किस प्रकार से हल करेगा। यहां पर हम बच्चे को जब सवालों को करने के लिए देंगे तो उसके सवालों का हल देखकर या समझ पाएंगे कि बच्चे के पास प्रक्रियात्मक ज्ञान है। ये तीनों नहीं होगा, तीनों का वैसे भी आंसर एक शब्द 2 शब्द में ही होगा, इससे ज्यादा में होने वाला है नहीं। 27 का 1 आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, बेटा यहां पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने में फंस गया था तो उसके शिक्षक ने उसे अपने विचार खुद से बात करने का सुझाव दिया। उसे अपने विचार खुद से बात करने का सुझाव दिया। ऐसा करने के तुरंत बाद विद्यार्थी ने कहा, मुझे अब जवाब पता है। इस मामले में समस्या समाधान की किस रणनीति ने विद्यार्थी की मदद की? तो यहां पर देखिए कौन सा सही आंसर होगा, वो होगा अनुक्रिया समुच्चय। कार्यात्मक स्थिरता तो है नहीं, मौखिकीकरण है नहीं, स्मृति सहायक विधि, मतलब उसके खुद से विचार किया तो फिर से आया। सही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 स्मृति सहायक विधि, क्योंकि जैसे ही
शिक्षक जो है विद्यार्थियों को बोला कि इस पर विचार करो और फिर सवाल का जवाब निकालो, तो वो निकाल लेता है। आंसर नंबर 3 इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण है? किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का मूल्यांकन करना एक विशेष राजवंश के कालानुक्रम ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक क्या देता है? बच्चों व सीखने की प्रक्रिया में सामाजिक रचनावादी रूप में देखता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? 2 ही। ठीक है, तो इस तरह से हमने सीडीपी का 30 क्वेश्चन कर लिया। जो भी अभ्यर्थी मैथ साइंस 17 जनवरी वाले जुड़े हैं, कृपया कमेंट करके हमें बताइए। लाइव चैट में मत बोलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको जो है सीडीपी में कुल कितने अंक प्राप्त हुए। फिर हम बढ़ेंगे इसके बाद मैथ साइंस की तरफ। इसी वीडियो में मैथ साइंस करेंगे बेटा, बस रुके रहना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, धैर्य रखिए। मैथ साइंस हम इसी वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अब बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको कितने अंक लाए हैं सीडीपी में। ठीक है, बढ़ते हैं मैथ की तरफ, करते हैं मैथ के सवालों का अब हल। कमेंट कर दिए ना? चलिए आगे, अब मैथ के क्वेश्चन पर आगे हैं, मैथ के क्वेश्चन पर और करेंगे मैथ के सवालों का हल। यदि ए और बी, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, ए बी का लॉसो भागा ए बी का मौसो कितना होगा? बेटा यहां पर लॉसो और मौसो निकालकर एक दूसरे को भाग देना है। तो आप तो पहले लॉसो निकालेंगे इस दोनों का और दोनों का निकालेंगे मौसो। जब आप इस दोनों का लॉसो निकालेंगे तो आपको इस दोनों का लॉसो आएगा 1800, करके देखेंगे। और जब लॉसो के बाद मौसो निकालेंगे तो इस दोनों का मौसो आएगा 180। और जब इस दोनों को काटेंगे तो आपको उत्तर आएगा कौन सा? वो आएगा 10, क्योंकि भाग देने की बात हो रही है। आप लॉसो मौसो निकालेंगे, देखिएगा 1800 आएगा और इसका जो मौसो है वो आपका आएगा 180। और जब आप इस सब को हल करेंगे तो आपके पास आएगा 10। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर कौन सा? 4। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। इंद्रधनुष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। अब इसमें विचार कीजिए कथन पर। कथन देखिए, यह सामान्यतः वर्षा के पश्चात दृष्टिगोचर होता है। ए तो सही है। ठीक है बेटा, ए एकदम सही लिखा हुआ आपका, यहां पर जो भी लिखा है वो एकदम सही है। इंद्रधनुष के समय सूर्य आकाश में ऊंचाई पर होता है, ये बात तो गलत है। बी नंबर बात गलत है। बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है। इंद्रधनुष का प्रेक्षण करने के लिए प्रेक्षक की पीठ सूर्य की ओर होनी चाहिए, यह बात एकदम सही है। तो सी कथन सही है। इंद्रधनुष के चाप में सदैव ही अवतल पार्श्व की ओर लाल वर्ण, अवतल मतलब ये वाला, मतलब बोल रहा है कि ये अवतल है, ये लाल होगा। ये उत्तल है तो यहां पर बोल रहा है बैगनी होगा। ये बात गलत लिखी हुई है, डी नहीं है, डी आपका गलत है। इंद्रधनुष के निर्माण में जल की सूक्ष्म बुद्ध प्रिज्म की भांति कार्य करता है, ये सही है। तो सही उत्तर है आपका ए, उसके बाद सी और उसके बाद ई। तो ए सी ई किसी में है नहीं। सही आंसर तो एक ही मिल रहा है, वो मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 ए सी डी। तो हम बेस्ट ऑप्शन इसी को चुनेंगे, हमारा 3 ही सही है। वैसे डी गलत है। वैसे इसी को मानेगा बोर्ड भी, 100% यकीन है यही मानेगा और आंसर भी आपका यही है, ए सी डी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक जलती हुई मोमबत्ती एक कांच के जार से ढकने पर कुछ समय बाद बुझ जाती है। उपरोक्त अवलोकन में निम्न में से कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? निष्कर्ष की बात है, निष्कर्ष क्या निकला? इसका निष्कर्ष क्या निकला? तो निष्कर्ष निकलता है मोमबत्ती के जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ये निष्कर्ष है। और मोमबत्ती के जलने के लिए वायु की आवश्यकता है, ये आपका अवलोकन है। क्योंकि यहां पर हर एक बच्चे अवलोकन कर लेंगे कि मोमबत्ती बुझ गई क्योंकि मोमबत्ती को जलने के लिए वायु चाहिए, लेकिन निष्कर्ष निकलता है कि मोमबत्ती को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो सही आंसर है केवल बी, यही जो है आपका निष्कर्ष है, यही इसका सही आंसर भी होगा। 3 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। ये सब पढ़ाया हुआ बेटा, वो सब करवाया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न आंकड़ों के माध्य माध्यिका और बहुलक का योग क्या है? तो पहले तो हम इसको सजा लेते हैं किस में? तो घटते या बढ़ते क्रम में। तो चलिए हम सजा लेते हैं बढ़ते क्रम में। तो 9 लिख लिए पहले, 9 हट गया कहानी। इसके बाद अब देखिए कौन सा है इसमें से, अब कौन सा आ रहा है 9 के बाद, इसमें कौन सी संख्या है? 11। 11 के बाद कौन सी संख्या है? 14। 14 के बाद कौन सी संख्या है? 17। ठीक है, तो ये काटना भी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद कौन सी संख्या है? 19। ठीक है,
अब देखिए इसके बाद और कौन सी संख्या है, 19 के बाद जस्ट अगला वाला कौन सा है, जस्ट अगला वाला है 23। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके बाद कौन सी संख्या है, 23 के बाद है आपका वो है बेटा यहां पर 30 और फिर 30, दो बार 30 है, इस दोनों 30 को लिखना है। चलिए 2 बार 30 हमने लिख दिया। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है 35, तो हमने 35 भी लिख दिया। तब कौन सा है, तब है 36, 36 भी लिख दिया। और लास्ट में कौन सा है 48, तो हमने यहां 48 भी लिख दिया। तो हो गया क्लियर, गिन लेते हैं यहां पर। और अच्छा एक 28 छूट गया बेटा, 1 मिनट 28 छूट गया, तो बीच में यहां पर होगा 28। चलिए 28 भी लिख दिया हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एकदम सही हमने लिखा। अब बोल रहा माध्य, तो माध्य में सबको जोड़कर भाग देना है 12 से, तो हम सबको जोड़कर कितना से भाग देंगे, 12 से। तो अब दीजिए आप 12 से भाग और देखिए कितना आता है। जब आप जोड़ेंगे तो आपको आएगा 300, और 300 को जैसे ही आप 12 से भाग देंगे तो आपके पास जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा बेटा 25। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया मीन, ये क्या हो गया, मीन हो गया। अब आपको निकाला है माध्यक, तो माध्यक तो इसका बीच वाला होता है। टोटल 12 है ना, तो 5 1 2 3 4 5 इसको यहां ढक दीजिए, और 1 2 3 4 5 इसको इधर ढक दीजिए। 23 और 28 को जोड़ करना 2 से भाग दे देना है। 23 और 28 को जोड़कर जब 2 से भाग देंगे, जब भाग देंगे तो आपके पास आएगा यहां पर 25.5। ठीक है, और बहुलक तो हो गया आपका कितना, 30। सबको जोड़ेंगे तो यहां पर तो होगा 5। ठीक है, यहां पर जोड़ेंगे तो होगा 10, यहां पर जोड़ेंगे तो 2 2 4, 4 और 1 5, 5 और 3 कितना 8। सही आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा, 4। तो उत्तर हो गया 80.5। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, काफी अच्छे तरीके से आप लोग को हम बताए थे कि जैसे ही घर्षण रहित सतह हो ना, जैसे ही घर्षण रहित या चिकने सतह होगा तो इसका आंसर आ जाता है 0। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, एकदम सही आंसर भी टिक किया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में गणित अधिगम की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम प्रभावी होगा। सबसे कम की बात है तो बी तो सबसे कम प्रभावी है, निरंतर परीक्षा लेना, और प्रतिस्पर्धा भी सबसे कम प्रभावी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी और डी, और बी और डी है ऑप्शन नंबर 3 में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अभी हम चल रहे हैं मैथ, साइंस मैथ चल रहे हैं 17 जनवरी वाला, तो जो भी अभ्यर्थी अपना अपना मिलान करेंगे। यहां पर बोल रहा है निम्न गुणनफल में अचर पद क्या है। अचर मतलब जिसके साथ एक्स वगैरह नहीं हो। देखिए यहां पर इसको गुना करेंगे, 1 मिनट बेटा इसको हटाने दिया जाए, दूसरे स्केल लेते हैं। हाँ, इसको गुना करेंगे तो अचर पद आएगा नहीं, इसको गुना करेंगे तो अचर पद तो आएगा नहीं, तो इस दोनों को तो छोड़िए, इसको गुना करेंगे तो अचर पद आएगा। तो चलिए इस दोनों को हम गुना कर लेते हैं, तो माइनस का 7 या 21 आएगा, और एक्स वगैरह तो कट ही जाएगा। इस दोनों को गुना करेंगे तो फिर अचर पद नहीं आएगा, छोड़िए। चलिए अब इसमें करते हैं, इस दोनों को गुना करेंगे अचर पद नहीं आएगा, लेकिन इस दोनों को गुना करेंगे बेटा तो अचर पद आएगा, क्योंकि एक्स एक्स तो नीचे नीचे है तो कट जाएगा। दोनों को गुना करेंगे, प्लस माइनस है यहाँ पर, प्लस और माइनस है बेटा, यहाँ इस दोनों को गुना करने हैं। कलर बदल लेते हैं ताकि हमको पता चले इस दोनों को गुना किए और इस दोनों को ही गुना किए हैं। तो यहाँ पर तो माइनस आ गया, और यहाँ पर जो है वो प्लस आएगा। प्लस का कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और दोनों को अगर हम हल करेंगे तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो आएगा 12। सही उत्तर है आंसर माइनस का 12, और माइनस का 12 जो है ऑप्शन नंबर किस में है, वो है 3 में। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पर करेंगे तो माइनस में ही होगा, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस 21 में से 9 गया, माइनस का 12 उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, मिलान करने वाला है। यह भी काफी अच्छे तरीके से आप लोग को रटा दिया गया था। पेनिसिलिन जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इस सबको तो पता है ही, तो 1 का 4 है। उसके बाद जो चेचक का टीका है, ठीक है, पहले वो देख लेते हैं। बेसिलस एंथ्रेसिल, ये है आपका रॉबर्ट कोच साहब, ऑप्शन नंबर 1 है, एकदम सही है। किण्वन अगर देखा जाए ऑप्शन सी, तो सी की अगर हम बात करें किण्वन का, तो इसमें देख लेते हैं कौन सा होगा किण्वन। चेचक का टीका देखते हैं। चेचक का टीका जो है ये जेनर साहब का था। तो अब देखिए 1 का 4, 1 का 4, बी का 5, बी का 5 इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में ही है। और उसके बाद डी का जो आंसर है वो है आपका रॉबर्ट कोच बेसिलस एंथ्रेसिस। किण्वन जो है लुईस पास्चर किए थे, तो सी का 3 होगा। तो सी का 3 इसमें है और बी का 5 इसमें है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है, वो है आपका ए का 4,
बी का 5, सी का 3 और डी का 1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मान लीजिए आप किसी गैलरी में दीवार पर लगे किसी समतल दर्पण के सामने खड़े हैं। समतल दर्पण के सामने आप क्या है, खड़े हैं। यहां पर आज गए हम क्वेश्चन पर, देखते हैं। चलिए यहां पर आप खड़े हैं, मान लेते हैं ये जो है आप है यहां पर खड़े। आप दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर है, ये भी क्लियर यहां पर कर दिया कि दर्पण से आपकी दूरी कितना है, 3। आपका मित्र 4 मीटर की दूरी पर, तथा आपका मित्र, ये आपका मित्र है, यहां पर हम आपके मित्र का फोटो बना देते हैं। ये दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है, 4 मीटर। आपके मित्र के प्रतिबिंब और आपके बीच की दूरी, मित्र के प्रतिबिंब ये 4 होगा, यहां पर इधर भी प्रतिबिंब 4 बनेगा और आपके बीच 4 3 7 मीटर होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा, 1। क्योंकि पूछ रहा, बोल रहा है यहां पर कि 4 मीटर पर खड़ा। आपके मित्र के प्रतिबिंब, मित्र का प्रतिबिंब इधर बनेगा 4 मीटर की दूरी पर, यहां पर बनेगा। और आपके बीच की दूरी, और आप यहां पर है तो 3 यहां हुआ, 4 यहां हुआ, 7 सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, जाइलम के संदर्भ में गलत कथन का चुनाव करना है। जाइलम एक उत्तक है, ये बात तो सही है। गलत कथन यही है, वाष्पोत्सर्जन में चूसक बल उत्पन्न होता है, यह बात गलत है। 3 एकदम सही है, 4 भी एकदम सही है। मेरे हिसाब से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से उस धातु को चुनिए जो डाइल्यूट H2SO4 से अभिक्रिया करती है परंतु डाइल्यूट HCl से गर्म करने पर अभिक्रिया नहीं करती है। इसका जो सही आंसर है, मेरे हिसाब से जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहां पर मिलान करने वाला है, मिलान कीजिए। विटामिन ए से आपको क्या होता है, वो होता है क्षीणता या दृष्टिहीनता। 1 का सही आंसर है, 4 सब में है। विटामिन बी से पता है आपको बेरी बेरी होता है, बी का 5 है। ऑप्शन 1 ही है जिसमें ये बात लिखी हुई है। ठीक है, तो सही आंसर जो होगा वो तो होना चाहिए मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 ही। और देखिए सी, विटामिन सी है तो ये 3 है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है। और डी जो है आयरन है, आयरन की वजह से अरक्तता होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दे रखी है, तो हमको पहले एक समचतुर्भुज बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं, क्या करेंगे, बनाना तो पड़ेगा समचतुर्भुज। विकर्णों की लंबाई दे रखी है, भुजा की लंबाई पूछ रहा है, तो विकर्ण है कितना, 24, एक 70। तो 70 का मतलब क्या हुआ, एक 35 और एक 35, ये भी 35, ये भी 35 और एक है 12, और ये 12 है। यहां पर समकोण बनता है, तो यहां पर 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा। नहीं आएगा तो 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और रूट अंडर लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें निकालना है कर्ण। तो 35 का स्क्वायर हमारे पास होता है, वो होता है 1225, और 12 का स्क्वायर होता है 144। इस दोनों को हमें जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 1369 आएगा। और जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको निकल के आएगा 37, जो कि है आंसर नंबर 1 में। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। सेम क्वेश्चन आपको यहां प्रैक्टिस भी करवाया गया था कोचिंग पर, और ऑनलाइन क्लासेस में भी इस तरह के क्वेश्चन करवाए गए हैं। तो सही उत्तर था ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, क्रोमियम लेपन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, चुनना है असत्य वाला इसमें से। खरोच नहीं पड़ता सही है, क्रोमियम का लेप करते हैं जिसमें खरोच नहीं पड़ने के लिए, ये तो सत्य है। इससे पूरी वस्तु के निर्माण में हिसाब से महंगा आ जाएगा, संचारित नहीं होता है, यह भी सही है। आविर्भाव मंद है, यह बात इसका गलत है, यही आंसर मेरे हिसाब से सही होगा। बाकी इस क्वेश्चन को भी डॉट में रखा जाए ऑफिशियल आंसर की के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, किसी वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचने पर एक दुकानदार को फिर से 19% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अंकित मूल्य पर 15% की छूट मिल रहा है, तो मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना, यहीं पर हम लिख देते हैं 100 रुपया। 100 रुपया इसका है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य है इसका, यहां पर हम लिख दिए अंकित, और से डिनोट कर देते हैं। चलिए छूट देने पर दुकान 15% की छूट देकर बेच दिया, तो मान लेते 15% छूट दिया तो कितना में बेचा, इसको सेल कितना में किया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 85 रुपया।
दुकानदार को 19% का लाभ प्राप्त होता है। जब 85 में बेचता है तो 19% का लाभ होता है। प्रॉफिट यहां पर आपको पता चल चुका है 19%। अब प्रॉफिट मालूम है आपको और आपको यहां पर विक्रय मूल्य मालूम है, तो क्या आप उसका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं? क्रय मूल्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है? क्रय मूल्य बराबर होता है बेटा विक्रय मूल्य बट्टा 1 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टा का कितना 100 नहीं होता है। तो यहां पर हम करेंगे 85 और नीचे करेंगे कितना, तो इस दोनों को करेंगे तो 119 होगा। यहां पर गुने में कितना हो जाएगा 100 और यहां पर काटेंगे तो 17 पचे 85 या 17 सत्ते 119, तो आ गया कितना हमारे पास क्रय मूल्य 500 बट्टा 7। ये हमारा क्या निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये अंकित मूल्य कितना है उसका 100 रुपया और क्रय मूल्य कितना है इतना, तो अधिक कितना हुआ, पहले तो अधिक निकाल लेते हैं कितना रुपया अधिक हुआ। तो हम क्या करेंगे कि यहां से घटा देंगे किसको, इसको 500 बट्टा 7 को। जब घटाएंगे तो हमारे पास निकल के कितना आएगा 200 बट्टा 7। ये तो हो गया। ये तो प्रतिशत निकालना है तो यहां पर हम कैसे निकालेंगे, 500 बट्टा 7 का x प्रतिशत निकालेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा बेटा 200 बट्टा 7। ये दोनों यहां से यहां कैंसिल हो गया। अब जब x का मान हमें निकालना है तो क्या लिखेंगे 200 गुने क्या लिखेंगे यहां पर 100 और बट्टा का कितना 500 और जब इसको काट खुट कीजिएगा तो आपके पास 40% आंसर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक एक बिंदु पी पर मिलते हैं। कोण बीपीसी 102 डिग्री है। तो कोण ए की माप क्या है, चलिए देखते हैं। यहां पर हम पहले देखते हैं एक त्रिभुज बनाते हैं। क्वेश्चन आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं है। हम इस तरह के क्वेश्चन आपको कई बार करवाए भी हैं, कोचिंग में भी करवाए हैं, ऑनलाइन भी करवाए हुए हैं। यहां पर देखिए क्या है, एक बी एक सी और एक ए, कोई दिक्कत नहीं। समद्विभाजक की बात है तो इसका समद्विभाजक यहां है और इसका समद्विभाजक यहां है। ये सी लिखा हुआ बेटा, इसको सी है, ए बी सी। और यहां पर बोल रहा है मिल रहा है, तो ये है इसका नाम है पी। ये कौन तो पूछ रहा निकालने, तो आपको पता नहीं है। कितना आसान क्वेश्चन है। कोण ए प्लस का कोण बी प्लस का कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण सी बराबर 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए यहां पर बीपीसी 102 डिग्री है, ये बात बोल दिया। यहां पर बीपीसी का कोण जो है कितना है 102 डिग्री है। अब आप यहां पर देखिए कोण बी पीसी आपको बोल रहा है 102 डिग्री है, तो कोण ए का माप कितना है ये निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। और यहां पर एक बात और आपको क्लियर पता चल चुका है कि ये कोण आधा आधा है, तो क्या यहां पर हम लिख सकते हैं कोण, इस कोण का नाम क्या दे देंगे, कोण इस कोण का नाम क्या होगा बताओ। इस कोण का नाम होगा कोण बी बट्टा 2, क्योंकि आधा कोण है ना, तो कोण बी बट्टा 2 हम नाम लिख रहे हैं। और इस कोण का नाम क्या होगा कोण सी बट्टा 2, ये भी आधा कोण है। और वहां पर क्या लिखा है 102 डिग्री, अब बराबर का कितना लिखेंगे 180 डिग्री लिखेंगे ना। तो कोण बी प्लस का कोण सी बट्टा का तो 2 होगा ही, यहां पर बट्टा का यहां पर तो 2 होगा और उधर हम 180 में से बेटा 102 घटाएंगे तो मेरे पास कितना निकल के आएगा 78 डिग्री। नहीं निकल के आएगा 78 डिग्री हमारे पास आ गया। अब क्या करना है कि यहां से ये इधर आके गुना हो जाएगा, तो गुना होगा तो मेरे पास कितना आएगा, कितना होगा 8 दूना 16 और 7 दूना 14 1 15 156 डिग्री। और ये दोनों मिला के देखिए कोण बी और कोण सी मिला के 156 डिग्री पता चल हुआ। तो ए निकालने के लिए यहां पर घटाएंगे नहीं, तो घटा देंगे तो कितना होगा 4 यहां होगा और यहां पर कितना होगा बेटा 2 होगा। सही आंसर होगा 24 डिग्री। सही आंसर है ऑप्शन नंबर किसमें 2 में। आसान क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए यहां पर सॉल्व करना है, यह भी सवाल बनाया गया है। देखिए बनाते हैं, 4/3 है। कीजिए क्या कर सकते हैं, पहले तो भाग का क्रिया करेंगे ना, ये बात को वैसे ही रहने दिया जाए, 1 मिनट इस चीज को हम वैसे ही रखते हैं। पहले भाग की क्रिया करेंगे, पहले भाग कर लेते हैं। चलिए 3/4 है, तो यहां पर -3 अभी रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है। और ये 3/8 है, इसको कर लीजिए 3/8। और ये जो भाग है इसको भाग की ही क्रिया पर करेंगे। सॉरी बेटा, यहां पर जो होगा 1 मिनट, यहां पर जो होगा बेटा वो होगा आपको 1/3 का स्क्वायर होगा। 1/3 का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहां पर माइनस रखा हुआ है ना, तो ऊपर माइनस है इतना, तो नीचे करेंगे तो ये अपने आप क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, फिर ऊपर करेंगे तो माइनस हो जाता है। तो यहां पर क्या हम लिख सकते हैं 4/3 का माइनस का,
नहीं होगा तो 3 तो डायरेक्ट होगा। अब गुने 3/8 तो होगा, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहां भी हम गुना का चिन्ह करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर कहां चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 4/3 गुने फिर से 4/3 गुने फिर से 4/3, यहां तक ठीक है। और फिर यहां पर 3/8 दो बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, हमारा स्क्वायर यहां छूटा हुआ है, स्क्वायर है। फिर कितना 3/8 और यहां पर लिखेंगे फिर 3 और फिर कितना 3, यहां तक लिख दिए। अब देखिए 3 बार 3 है तो 3 बार 3 को हम इधर से काट दिए। बारीकी से सवालों को हल करना है। 4 दूना कितना होगा 8 और 4 से काटेंगे फिर 4 दूना कितना 8, ये दोनों से यहां पर ये 4 कैंसिल हो गया, खत्म। यहां पर हमारे पास सिर्फ बचा एक ही 3 बचा है, देख लीजिएगा गौर से, एक ही 3 बचा है ऊपर में एक ही 3 बच रहा है। आप फिर से देखिएगा हल करके, 4 दूना 8, देखिए पहले यहां कीजिए, 4 चौका 16 चौका 64, 64, कहानी खत्म। 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27, सिर्फ एक ही बार हमारे पास 3 बचा। नीचे सॉल्व करते हैं तो नीचे होगा 2/3 और गुने का यहां पर कितना होगा फिर से 2/3 और यहां पर जो होगा वो होगा 3/4। कितना बार 3 बार 3/4 और फिर एक बार 3/4। अब इस सवालों को हल करेंगे तो यहां से 2 दूना 4, 1 4 का कहानी खत्म, 2 3 से 2 3 का कहानी खत्म। तो यहां पर हो गया 3, बट्टा का 16 है, मेन बट्टा यहीं पर है और ये बट्टा है 16, तो हम उसको लेकर कहां चले जाएंगे ऊपर। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास 16। सही उत्तर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्य आधारित गणित शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। मूल्य आधारित गणित शिक्षा की बात है। देखिए इसका सही उत्तर क्या है। यहां पर ऑप्शन 1 कह रहा है मूल्य आधारित गणित शिक्षा सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक नैतिकताओं मूल्यों को स्वीकारते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन मूल्यों का समावेश करना। मेरे हिसाब से यही सबसे अच्छा आंसर है और यही इसका सही उत्तर भी होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी ह्यूरिस्टिक यानी स्वतः शोध प्रणाली का उपयोग करके अंक गणित पढ़ाने का एक अच्छा उदाहरण है। जोड़ने घटाने या गुना करने के लिए संख्याओं के 10 के निकटतम गुणज में पूर्णांकित करना, विद्यार्थियों को बड़ी संख्याओं में की गुना सिखाने हेतु पहाड़े गलत है, योग की स्तंभ कॉलम प्रणाली द्वारा 2 या 3 अंकीय संख्याओं का योग ज्ञात करना, विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर तो गलत है। तो जोड़ने घटाने या गुना करने के लिए संख्याओं को 10 के निकटतम गुणज में पूर्णांकित करना, तो मेरे हिसाब से देखा जाए यहां पर क्या सिखाना बच्चे को ह्यूरिस्टिक, तो मेरे हिसाब से सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 ही। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, 17 तारीख वाला अभी हम कर रहे हैं, मैथ साइंस भी लेके चलेंगे, 60 क्वेश्चन यहां करना है, अभी 20 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग हैं। एक शिक्षिका अपने कक्षा 7 के छात्रों को विभिन्न प्रकार की मृदा से परिचित करवाने का प्रयास कर रही है। वे 3 प्रकार की मृदा का नाम बताने से शुरू करती है, बलुई, मृणमयी और दुमिति। वह हर मृदा के गुणधर्मी की व्याख्या करने के कणीय प्रकृति के आधार पर करती है। फिर वह छात्रों से इस प्रकार की मृदा का नमूना दिखाती है और सब नमूनों की अंतःस्रावन दर में अंतर को भी दर्शाती है। जांच उन्मुखीकरण की दृष्टि से आप इस उपागम को कैसे मूल्यांकित करेंगे। देखिए ये जो सही आंसर जब देखिएगा इस समय तो इसका सबसे सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। यह एक प्रभावशाली उपागम है जो जांच को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ये गलत है। यहां पर है मृदा के अधिक नमूनों का निर्देशन उपागम को जांच उन्मुख बना देगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यह भी लंबा सा क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं, कोई बात नहीं है। 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने से बुरी तरह घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा अमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमांट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास जाया गया। चिकित्सक ने उनकी जान तो बचा ली परंतु अमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका तथा उसके छिद्र की पट्टी से ढक दिया। उसने इस अवसर का प्रयोग अमाशय के अंदर झांक कर पाचन प्रक्रिया को समझने के लिए किया। विज्ञान की विषय वस्तु के विकास के बारे में कौन सा अनुच्छेद को संप्रेषित करती है। विज्ञान व्यवस्थित रूप से पूर्व निर्धारित चरणों के अनुकूलन अग्रसरित है। विज्ञान में ध्यान पूर्वक अवलोकन की आवश्यकता होती है। मेरे अनुसार से जो कथन देखा जाए वो दोनों कथन सही है, ए और बी।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, 22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है न्यूमेरिकल से, यहाँ पर वायु में ध्वनि की चाल है तो ऊपर में हम लिखेंगे, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और इसको यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा 0.02 सेकेंड। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हम 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, जब मानव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन अंदर खींचता है तो कौन सी क्रिया संपादित नहीं होता है, यहाँ पर वो पूछ रहा है नहीं वाला। जब ऑक्सीजन अंदर खींचेगा तो हवा अंदर लेगा, सही है। फेफड़ा फैलेगा, मध्य पटल ऊपर उठेगा, पसलियां बाहर की ओर गति करेगा, ये सही है। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर है 3, यह भी बात सही है, यह भी सही, यही सही है। मध्य पटल ऊपर उठता है, यह बात गलत है। मध्य पटल जो है ऊपर नहीं उठता बल्कि नीचे जाता है। जब भी सांस लेते हैं तो सांस जब भी लेंगे तो ये जो आपका रहता है फेफड़ा, यहाँ पर ये आपका मध्य पटल है, ये ऊपर नहीं उठेगा। जब सांस छोड़ेंगे तो ये ऊपर उठेगा, ऐसे ऊपर की तरफ चले जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सांस अंदर खींचने के दौरान ये ऊपर नहीं उठता है क्योंकि ये फैलता है। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यहाँ पर हल करने वाला है तो हल करना पड़ेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। 5x माइनस 6x प्लस 1/30, यहाँ पर सॉल्व कीजिए तो यहाँ पर है 5x माइनस हटाएंगे, यहाँ पर 6x ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे, माइनस प्लस माइनस होगा, 1/5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अब हम हल करेंगे, यहां पर हल करेंगे तो यहां पर होगा x/3 और यहां पर बेटा आ जाएगा हमारे पास 1/3। चलिए ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 5x प्लस 6 का मान पूछ रहा है, 5x प्लस 6 का मान यहां पर निकालना है हमको, ठीक है। तो यहां हम निकालेंगे 5x प्लस 6, पहले तो हम x को हल कर लेते हैं उसके बाद। तो 5x माइनस का 6x, ठीक है, और यहां हम इसको लाते हैं इधर, ठीक है। तो माइनस का x बट्टा कितना होगा 3, और इसको हम अलग अलग करके इधर सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हो गया क्लियर। 5x माइनस का 6x और इसको यहां से जो इधर हम लाएंगे नहीं, यहां पर वो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा x/3। एलसीएम लेंगे तो यहां पर हो जाएगा 3, ये हम करेंगे इधर तो हमारे पास जो होगा वो होगा 15x और यहां पर होगा माइनस का 18x और यहां पर होगा आपका माइनस का x। इधर जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम होगा 15, यहां पर लिखेंगे 3, यहां पर लिखेंगे हम लोग 5। सॉल्व करेंगे ऊपर तो यहां पर हमारे पास सॉल्व करके आएगा माइनस में आएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस में आएगा यहां पर 4x बट्टा का 3, और जब इधर सॉल्व करेंगे तो 8 और बट्टा का क्या आएगा, यहाँ पर 8 और बट्टा का जो बेटा यहाँ पर नीचे लिखा है 15, तो आएगा 15। अब हम सॉल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे, यहाँ पर हम काट देते हैं, 3 5 15 कर देते हैं, कोई बात नहीं है। 15 का कर दिए सॉल्व तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा माइनस का 4x इक्वल टू 8 बट्टा का कितना लिखेंगे हम 5। सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं बेटा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8 और बट्टा का माइनस का 4 और गुने का कितना हो जाएगा 5, काटेंगे 4 दूना 8, ऊपर में हमारे पास होगा 2 और बट्टा का 5 जो कि हमारे पास आएगा माइनस में। और जब हम माइनस में सॉल्व करेंगे यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, 5 गुने का माइनस का 2 और बट्टा का 5 और इक्वल टू 6 लिखेंगे तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 4। 4 है ऑप्शन नंबर 1 में, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 भी बनाने वाला है, बनाएंगे। देखिए एक तार वृत्त के आकृति के रूप में है जिसका क्षेत्रफल दे दिया है, वृत्त के आकृति के रूप में है जिसका क्षेत्रफल दिया है। चलिए छोटा सा वृत्त बनाते हैं क्योंकि जगह भी चाहिए हमें बनाने के लिए। इस तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है। चलिए वर्ग के रूप में हमने मोड़ दिया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, वर्ग बना दिया। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, चलिए तो यहाँ पर हमारे पास क्षेत्रफल दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। हम यहाँ से आर निकाल लेते हैं तो पाई आर स्क्वायर देता है क्षेत्रफल, वो कितना है 154। आर हम पहले निकालेंगे यहाँ से ताकि रेडियस हमें पता चल जाए। तो हम पाई का मान बोल रहा है यहाँ पर 22/7 लेने, चलिए हम वही लेते हैं जो बोल रहा है, गुने का 7 और यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे 22 और काटेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7। तो आर का मान सिर्फ आएगा 7 क्योंकि रूट लगाएंगे तो निकल के आएगा 7। 2 पाई आर का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे तो पाई का मान बोल रहा है कि आप 22/7 लो, तो भाई 22/7 ही लेते हैं। यहाँ पर 7 कैंसिल हो जाएगा, कहानी खत्म। हमारे पास जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 44। 44 इसका रेडियस हो जाएगा, इसका परिमाप भी क्या हो जाएगा 44, तो 11 हो जाएगा इसका कौन सा भुजा। और इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो 11 गुने 11 वो होता है 121। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। हो गया, आसान सा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, 1 मिनट थोड़ा सा क्वेश्चन और ऊपर कर लेते हैं। 1 मिनट बेटा नहीं होगा, ज्यादा हो जाता ऊपर। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन दे रखा है, एक लंबवृत्तीय बेलन है। चलिए हम एक बेलन भी बना लेते हैं यहाँ पर।
एक बेलन यहां पर हम बना लेते हैं छोटा सा, ताकि हम सवालों को काफी अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाए। चलिए यहां पर एक बेलन भी हमारा बन चुका है, बन गया। आयतन दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है, ऊंचाई के बारे में भी क्लियर कर दिया है, ऊंचाई इसका 14 है। ठीक है, ऊंचाई भी क्लियर किया है कि ऊंचाई जो है आप 14 लीजिए, 14 हम ऊंचाई लिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है क्या होगा, आयतन दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए आयतन का फॉर्मूला होता है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, और यहाँ पर ये क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, यही होता है। जी हाँ, तो 2 पाई आर एच होता है, पहले तो पाई आर स्क्वायर एच है यहाँ पर, तो हम 2 पाई आर एच, आर तो हमको लाना पड़ेगा, तो आर हम यहां से निकालेंगे ना, तो आर हम निकालेंगे, आयतन दे रखा है इतना, तो आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एच तो दे रखा है ना, तो चलिए आप पाई का मान तो हमको बोल रहा है 22/7 लीजिए, चलिए कोई बात नहीं है, तो 396 और गुने में हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर 7, नीचे में हमारा आ जाएगा 22 और एच भी हमारे पास आएगा नीचे में 14, काटेंगे 7 दूना 14 होगा, यहाँ पर कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 एकाई 2 और यहाँ पर काटेंगे 2 नमा 18, 2 अट्ठे 16 और यहाँ से काटेंगे तो 2 नमा ये कंप्लीटली कट जाएगा। ठीक है, तो कट जाएगा कंप्लीट, तो हमारे पास आर निकल के आ गया 3, ये बात पता चल गया। आर का मान जो आया वो आया हमारे पास 3, पाई का मान बोल रहा है 22/7 लीजिए, आर का मान बोल रहा है 3 ही रखना है, क्योंकि यहाँ से 3 निकल के आता, रूट लगाएंगे तो ठीक है बेटा, तो 3 होगा और एच का मान 14 क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम काटेंगे 7 दूना 14, ये भी कट गया। गुना करना है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 को हम 22 से गुना करेंगे तो 12 दूना हमारे पास निकल के आएगा 24, 12 दूना 24 और 2 26, जो कि है आंसर नंबर 3 में सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 264 264। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, 27 क्या कहता है, टाइम तो लगेगा क्योंकि मैथ का सवाल है। 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति विज्ञान शिक्षा में शहर गांव के बीच की खाई को समाप्त करने में मददगार सिद्ध नहीं होगी, मददगार सिद्ध नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ग्रामीण स्कूलों पाठचर्या की अपेक्षाकृत सरल संकल्पनाओं पर आधारित करना, ये तो होगा ही। क्लस्टर और ब्लॉक स्तर पर विज्ञान, ये भी होगा। भोजन जैसे मुद्दों पर कृषि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पढ़ना, ये भी होगा। पाठचर्या में ग्रामीण जीवन शैली को प्रतिबिंबित करता है, ये भी होगा। इसमें से एक बेस्ट चुनना है फिर तो। देखिए यहाँ पर क्या है, मददगार सिद्ध नहीं होगा बोल रहा है, कौन सी रणनीति विज्ञान शिक्षा में गांव शहर के बीच खाई की समाप्त करने में मददगार सिद्ध नहीं होगा। ग्रामीण स्कूल पाठचर्या को अपेक्षाकृत सरल संकल्पनाओं पर आधारित करना, ये खाई को जो है समाप्त करने में मददगार सिद्ध नहीं होगा, बाकी सब होगा। सही आंसर होगा मेरे अनुसार से ऑप्शन नंबर कौन सा, 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 फिर से बनाने वाला क्वेश्चन लग रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, बनाएंगे कोई बात नहीं है। किसी घनाभाकार बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दे रखा है, इसका आयतन पता है आपको, घनाभाकार बक्सा है, आयतन पता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं, तो पहले तो आयतन पता है L गुने B गुने H, तो यहां पर हम लिखेंगे 6x प्लस का 4x प्लस का 3x, यही लिखेंगे ना, 3x आयतन है, गुने लिखता है ना, L इंटू बी इंटू एच लिख रहे हैं, तो गुने में लिखना है बराबर कितना 4608। अब देखिए यहां पर x क्यूब होगा। अब 4608 को आपको काटना है, किस किस से काटना है, काटना है 6 से, काटना है 4 से, काटना है 3 से। अब जब इसको काटेंगे तो आपके पास कितना आएगा निकल के, तो काटेंगे ना तो आपके पास निकल के आएगा 64 और यहां पर x का एक मान निकालना है, तो x का मान हमारे पास आएगा 4। अब बोल रहा है कि इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो x का मान 4 आया, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालेंगे ना, तो x का मान में लंबाई हमारे पास हो गया कितना, 6 गुने 4 वो 24 हो गया, और उसके बाद हम निकालेंगे चौड़ाई, चौड़ाई हमारे पास कितना होगा 4 गुने 4 16 हो गया। उसके बाद निकालेंगे हम ऊंचाई, ऊंचाई हमारे पास कितना हो गया 4 तिया 12 हो गया। फॉर्मूला होता है पार्श्व पृष्ठीय यानी लैटरल सरफेस एरिया, तो होता है यहां पर फॉर्मूला बेटा, वो होता है 2 इंटू L प्लस B और ब्रैकेट के बाहर होता है H, तो 2 मल्टीप्लाई एल बी को यहां पर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 40 और फिर यहां पर H करेंगे तो 12 और 12 यहां पर करेंगे तो 80 और 80 गुने 12 करेंगे तो 12 अट्ठे 96। सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा, 2। तो 28 का उत्तर मिल गया, हमारे पास आया उत्तर ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है यहां पर कि गणित की एक कक्षा में विषय समानांतर चतुर्भुज के पूर्ण होने के बाद एक विद्यार्थी कहता है वर्ग एक आयत भी है और आयत एक विशेष प्रकार का समानांतर चतुर्भुज भी है। वैन हीले के अनुसार ये कौन सा स्तर होगा, तो ये होगा संबंध पहचानने वाला। सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा, 2, संबंध पहचानना।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, आपने एक सूक्ष्म छिद्र कैमरा बनाया और आप इस पर्दे पर किसी दूरस्थ रंगीन भवन का प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं। पर्दे पर प्राप्त करना है तो इसका मतलब वास्तविक ही होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, 4, वास्तविक, उल्टा, रंगीन और अत्यधिक छोटा। वास्तविक के साथ सीधा तो कभी नहीं बनता है, पार्श्व परिवर्तन होगा नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 और करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों का सेट पाई चार्ट यानी वृत्त आलेख का उपयोग करके प्रदर्शित नहीं किया गया है। तो नहीं किया गया है यहां पर, तो उसका आंसर क्या होगा, एक कक्षा में विभिन्न राज्यों से संबंधित छात्रों की संख्या का अनुपात, एक दिन में तापमान में हुए बदलाव का रिकॉर्ड, और किसी परिवार का विभिन्न क्षेत्रों में होने वाला मासिक आय, और n छात्रों की संख्या की एक कक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत। तो n छात्रों की संख्या की एक छात्रों में कक्षा द्वारा, तो पाई देखिए यहाँ पर पाई चार्ट वृत्त आलेख, एक कक्षा में विभिन्न राज्यों से संबंधित छात्रों की संख्या का अनुपात करेंगे तो यहाँ पर पाई चार्ट का जरूरत पड़ेगा। सही आंसर मेरे हिसाब से होगा ऑप्शन नंबर 4। 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 कह रहा है यहां पर कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि गणित शिक्षण के संबंध में नहीं है, तो रटकर याद करना हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 क्या कह रहा है, 33 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस में संख्याओं का सामान्यीकरण और अर्थपूर्ण चिन्हों का उपयोग के साथ अभिकलन करना सम्मिलित है, यह होता है बीजीय सोच में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हम देखते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 34 देखना है, 35 नहीं 34। गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है, अब इसको हमें करना होगा हल। चलिए करते हैं समस्याओं का हल। देखिए कैसे हल करते हैं सवालों को। हम क्या करते हैं, यहां पर जो लिखा हुआ है इसको हम 5x प्लस का y सॉरी ब्रैकेट में 5x प्लस का y, यहां पर फिर बाहर में होल स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसका होल स्क्वायर बाहर कर दिए। माइनस है 6 और फिर यहां पर x माइनस का 2y, और बाहर में क्या करते हैं इसको ब्रैकेट में बंद करके यहां पर होल स्क्वायर लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये होल स्क्वायर हो गया। अब इसको अंदर अंदर गुना करते हैं हम, तो 5x प्लस का क्या हो जाएगा 5y का होल स्क्वायर, नहीं होगा, एकदम होगा। और माइनस यहां पर गुना करेंगे 6x माइनस का क्या हो जाएगा 12y का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो गया, तो आपको पता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम चलिए a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला यहां पर सेट करेंगे, तो a की जगह कितना हो गया 5x प्लस का 5y, और प्लस लगाएंगे तो प्लस का यहां पर होगा 6x और माइनस का हमारे पास आएगा 12y। सॉल्व करेंगे यहां पर इस दोनों को तो 11x होगा, इस दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस का 7y होगा। ऐसा कोई ऑप्शन में है 11x माइनस का 7y नहीं है, और a माइनस बी अब एक करना बाकी है, तो 5x प्लस का 5y माइनस का 6x और माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा बेटा 12y हो जाएगा। माइनस वाला करेंगे तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 17y माइनस का x, और ये है ऑप्शन नंबर 2 में सही उत्तर है ऑप्शन नंबर कौन सा 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 35 नंबर क्या है देखिए। 35 नंबर है यहां पर 1 मिनट क्वेश्चन ऊपर भाग गया है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाँ, गणितीय निर्देशन यानी मॉडलिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कर्म यथोचित है, तो सबसे पहले यथोचित वाली बात है तो वास्तविक जीवन की समस्या वास्तविक दुनिया में हल, ये चीज यथोचित है। वास्तविक जीवन की समस्या होनी चाहिए सबसे पहले, मेरे अनुसार से तो उत्तर यही सभी। गणितीय निर्देश तो बाद में आएगा, गणितीय हल बाद में आएगा, वास्तविक दुनिया में हल जो है सबसे बाद में करवाएंगे ना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से 3। वैसे देख लेते हैं एक बार, गणितीय निर्देश मॉडल, वास्तविक जीवन की समस्याएं हैं, गणितीय हल है, वास्तविक दुनिया का हल है, वास्तविक दुनिया का हल है, यही मेरे हिसाब से यही आंसर है 3 नंबर ही। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कह रहा है। 36 कह रहा है यहां पर निम्नलिखित में से क्या विज्ञान पाठचर्या की संज्ञानात्मक वैधता की संकल्पना की सबसे बेहतर व्याख्या करता है, तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पाठचर्या यहां पर हस्त गतिविधियों पर केंद्रीकरण होगा, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, यहां पर बनाने वाला एक सवाल आ गया, फिर पुनः यहां पर बनाइए। एबीसी और डीईएफ 2 त्रिभुज है, चलिए एबीसी और डीईएफ हम 2 त्रिभुज बना लेते हैं, कोई बात नहीं है। ए बी और सी बना लिए, एक बना लेते हैं, और यहां पर डी और ई और एफ, चलिए कोई बात नहीं है। ए बी डीई के बराबर है, ए बी जो है वो डीई के बराबर है, ये बात क्लियर लिख दिया है, चलिए ठीक है। एसी जो है ई एफ के बराबर है, एसी जो है वो ई एफ के बराबर है, यह भी क्लियर है, ठीक है। और बीसी जो है
बी सी जो है वो जो है डी एफ के बराबर है, तो यहां पर डी एफ के बराबर है, तो क्या सही है? ए बी और सी इधर से चले, 2 से चले, 3 तरफ चले, तो 2 से चलेंगे 3 के तरफ आएंगे, तो यहां से चलेंगे ई डी और एफ। देखिए ए बी सी 2 से चलते हुए 2 को लांघते हुए 3 पर पहुंचते हैं, तो 2 को लांघते हुए 3 पर आएंगे, तो ई डी एफ इसका सही है। ई डी एफ किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में है, यही इसका क्या है? सही आंसर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या है, बनाने वाला सवाल है। चलिए बनाते हैं। यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस का 4 है, एक्स माइनस का 1 है, एक्स प्लस का 1 है, कोई बात नहीं है, सॉल्व करेंगे। ऊपर में होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2, सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, तो ये होगा। नीचे फिर ऊपर में होगा एक्स माइनस का 2, सॉल्व कर दिए, प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक्स माइनस का 1 हो गया और एक्स प्लस का 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नीचे इसको सॉल्व करेंगे, इसको जो देख रहे हैं ना गुणनखंड को हल करेंगे, तो होगा एक्स स्क्वायर, फिर यहां पर हम क्या लिखेंगे? 2x माइनस का 2x लिखेंगे बेटा, और फिर माइनस का x लिखेंगे, प्लस का 2 लिखेंगे। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x कॉमन होगा, तो x माइनस का 2 होगा, फिर प्लस में सॉरी माइनस में यहां पर हम x कॉमन होंगे, एक कॉमन लेंगे, तो यहां पर अंदर में होगा x माइनस का क्या होगा? 2 होगा। यहां पर भी माइनस लिए हुए हैं, ठीक है। तो x माइनस का 2 हुआ और एक क्या हुआ? x और माइनस का 1 हुआ। तो यहां पर एक हमने निकाला x माइनस का 2 और x माइनस का 1 निकाला, वही निकाला ना, तब ना एक्स स्क्वायर, फिर यहां पर x माइनस का x माइनस से और ये 2, ठीक है, हाँ सही निकाला। और x प्लस का एक 2 है लिखा हुआ। अब देखिए कौन कौन सा कट रहा है। माइनस का माइनस के साथ कटेगा, ये 1 इसके साथ कटेगा, ये 2 इसके साथ कटेगा, x प्लस 1 अकेला बचता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो 38 का सही उत्तर मिल गया ऑप्शन नंबर 4। आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा समानुपातिक का उदाहरण नहीं है? नहीं है बोल रहा है समानुपातिक का, तो देखते हैं। एक स्कूल में शिक्षकों की संख्या और छात्रों की संख्या का अनुपात 2:30 होना चाहिए। तदनुसार 300 छात्रों के लिए 20 शिक्षक होने चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। 300 छात्रों के लिए 20 शिक्षक की बात हो रही है, सही है। एक कार की स्थिर गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर 3 घंटे में तय करती है, 12 किलोमीटर इतना में करेगा। 8 है 3 में, तो 12 की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर 4 किलोमीटर 1.5 घंटा में तय करता है, फिर 4 किलोमीटर 1.5 घंटा और लगेगा, सही बात लिखा है। 4 कैंडीज की कीमत है 5 रुपए, इसलिए 10 की कीमत 12.5 होगा। 4 का है 5, तो 8 का कितना हो जाएगा? 8 का हो जाएगा 10, और एक कैंडी का और निकालिए। एक कैंडी का कितना? देखिए 4 का है 5, तो एक का होगा कितना बेटा? 5/4, और 10 का बोल रहा है गुने में 10। सॉल्व करेंगे 2 और 5, यहां पर हो गया 25 बट्टा कितना? हाँ सही लिखा है। मेरे हिसाब से जो सही उत्तर है वो बच रहा ऑप्शन नंबर 4। रवि की माता की वर्तमान आयु रवि की आयु से दोगुनी है। यदि रवि 30 वर्ष का होगा तो उसकी माता 60 वर्ष की होगी, तो ये बात भी सही है। तो यहां पर देखिए यहीं पर गलत होगा। फिर एक स्कूल में शिक्षकों की संख्या छात्रों की संख्या का 2:3 है। शिक्षक पहले है, छात्र बाद में है, तो 20 शिक्षक के लिए 30 है, तो यहां पर होने चाहिए समानुपातिक का उदाहरण ऑप्शन नंबर 1 ही मेरे अनुसार से होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर चलिए देखते हैं 40 नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 है, यहां पर यदि एफ भी ई पंचभुज आधार वाले एक पिरामिड का है तो क्या है? पंचभुज आधार वाले, इसका मतलब पंचभुज के आधार पर है। एफ आपका फेस है, फेस का मतलब हुआ यहां पर लिखा हुआ फेस, पृष्ठ, शीर्ष और किनारा। तो फेस कितना होता है पंचभुज में? पता है फेस कितना होता है? 5 6 1 7 होता है फेस। फेस 7 होता है बेटा, 7 होता है। 5 तो चारों साइड वाला, एक नीचे एक ऊपर वाला 7। किनारा की बात करें तो 5 किनारा इधर वाला है, 5 किनारा उधर वाला है। किनारा में 5 5 10 हो गया, और 5 किनारा ये भी है। तो किनारा जितना भी है पंचभुजाकार है। देखिए यहां पर प्रिज्म की बात हो रही है, तो किनारा मेरे हिसाब से आ गया भी बराबर, 1 मिनट, किनारा नहीं ये किनारा है, ई है, ई बराबर आ गया बेटा 15 यहां पर। और यहां पर हो रहा है शीर्ष, शीर्ष हो गया 5 5 10, और शीर्ष हो गया यहां पर 10 हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो 2 भी करना है, तो 2 भी देखिए यहां पर है, ये तो भी है। 10 दूना 20 माइनस 3f करना 7 21, और प्लस का ई है, तो 15 तो ई होगा ही। तो मेरे हिसाब से यहां पर जब हम चीजों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्व होके आएगा 14, लेकिन हम कहीं पर शायद गलती की है, इस वजह से आंसर नहीं आया। 1 मिनट हम फिर से देखते हैं। पंचभुज आधार का एक पिरामिड है बेटा, ये पिरामिड है, हमने प्रिज्म समझ लिया, पिरामिड है। तो पिरामिड का मतलब क्या हुआ कि इस तरह से एक पंचभुजाकार बना हुआ है, ऐसे है, देख लीजिए यहां पर मैं बना दे रहा हूं चित्र भी।
पंचभुजाकार पिरामिड है, ठीक है। और यहां से हम मिला देते हैं सबको आपस में, तो पता चल जाएगा यही है पिरामिड। देखिए यही है पिरामिड, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर पृष्ठ कितना है, तो 5 ये हो गया, नीचे वाला 1 हो गया, टोटल कितना हो गया, ये तो हो गया 6। फेस कितना है, फेस यहाँ पर भी सॉरी ये हो गया 6 ना, 1 मिनट बेटा। यहाँ पर जो हमारा फलक आया, पृष्ठ आया, वे आया 6 ना। अब यहाँ पर हम वर्टिसेस देखते हैं, कौन सा देखते हैं, एफ देखते हैं। एफ का मतलब होता है, एफ तो हो चुका है, वी देखते हैं। वी का मतलब है यहाँ पर शीर्ष यानी कोना। कोना कितना है, तो कोना भी हमारे पास कितना है, 6 ही हो। चलिए 6 लिख दिए। और ई किनारा देखते हैं, तो किनारा 5 उधर और इधर है, तो 10 किनारा है। तो हम सॉल्व करेंगे, 6 दूना 12, माइनस का 18 और प्लस का कितना लिखेंगे हम, 10, ठीक है। और इसके बाद हम हल करेंगे, तो हल करेंगे तो यहां पर होगा माइनस का 6 प्लस का 10, उत्तर निकल के आएगा 4। और 4 जो है बेटा वो है ऑप्शन नंबर किस में, वो है ऑप्शन नंबर 1 में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। अभी भी 20 क्वेश्चन और बचे हुए। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या कह रहा है। यहां पर है फसल काटना। फसल काटना क्या होगा, पहले तो देख लेते हैं टपक प्रणाली, ये तो होगा डायरेक्ट 1 नंबर, ठीक है। टपक प्रणाली 1 में जाएगा, तो यहां पर डी का आंसर 1 होगा। चलिए फसल चक्रण है, सी का आंसर 2 में जाएगा, तो सी का 2 इसमें है और डी का 1 इसे है। आंसर एक ही है, यहां पर जो बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन नंबर 2। तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 की तरफ, और हम 2 ही टिक करेंगे क्योंकि टपक प्रणाली जल बूंद बूंद करके जाता है, डी का 1, और ये फसल चक्रण 2 आ जाता है। और फसल काटना परिपक्व के बाद हम काटते हैं, 1 का 3 है, ये भी सही है, यही आंसर इसका सही है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 में भी आपको थोड़ा सा समझना होगा। 31 से 70 तक लिखी हुई है, इस बक्से को अंदर देखे बिना। इसकी प्रायिकता है कि निकाले गए कार्ड पर लिखी गई संख्या अभाज्य नहीं है। पहले तो आभाज्य संख्या खोजिए 31 से 70 के बीच में। तो आभाज्य संख्या कौन कौन सा है, क्या 31 आभाज्य संख्या है, तो पहला तो मिल गया 31। और इसके बाद पहले तो 31 से 70 तक कुल कितनी संख्या है, तो 31 से 70 तक कुल संख्या कितनी है बेटा, वो है 40, है ना। चूंकि 31 से 40 तक 10, फिर 40 से 50 तक 10, फिर 50 से 60 तक 10, और फिर 60 से 70 तक 40 संख्या है। अब इसमें देखता है अभाज्य कितना, 31 है, 32 अभाज्य है नहीं, 33 अभाज्य है नहीं, 34 अभाज्य है नहीं, 35 अभाज्य है नहीं, 36 अभाज्य है नहीं, 37 है। उसके बाद 41 अभाज्य संख्या है, और उसके बाद कौन सी और अभाज्य संख्या है, 43, 47, उसके बाद 53, फिर 59, उसके बाद 61, फिर कौन सा होगा 67। तो इतना आभाज्य संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आभाज्य संख्या है, ठीक है। और इसमें कितने आभाज्य संख्या नहीं है, तो 9 आभाज्य संख्या नहीं है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है यहां पर कि आभाज्य संख्या जो नहीं है उसका प्रायिकता निकालना, तो जो नहीं है वो है 31 और टोटल संख्या वो है 40। तो हमारा जो सही आंसर आएगा वो होगा 31/40, जो कि है ऑप्शन नंबर कौन में बेटा, वो है ऑप्शन नंबर 2 में। तो सही उत्तर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, विभवांतर की संकल्पना समझाने के लिए एक शिक्षिका पानी की टंकी का उदाहरण देती है जिससे पानी उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर गति करता है। यह किस अनुदेशात्मक युक्ति का प्रयोग कर रही है, तो यह कर रही है वास्तविक दुनिया का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, बनाने वाले प्रश्न है, यहां पर बनाएंगे इस सवालों को। चलिए बनाते हैं थोड़ा सा, हाँ चलिए बनाएंगे, क्या कर सकते हैं, आता है ऐसे क्वेश्चन तो बनाना तो पड़ेगा ही। चलिए x का मान है -2/3, तो यहां पर लिखेंगे -2/3, और y का मान है -3/4, तो y हो जाएगा प्लस का 3/4, ब्रैकेट में बंद करेंगे इस दोनों को और -1 लगाएंगे। पहले सॉल्व कर लेते हैं, अंदर सबका एलसीएम लेंगे, 12, 3 चौके 12 हो जाएगा, तो 4 दूना -8 होगा, और 4 तिया 12, तो 3 तिया 9 होगा। यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगेगा बेटा, ये होगा -1। जब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा स्पेस लेंगे उधर, क्योंकि इसको भी सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा यहाँ पर लिखेंगे, तो 1 क्या हो जाएगा 12। लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करके निकल के आएगा उत्तर इसका ओनली 12, ठीक है। इसका उत्तर हमारे पास आ गया कितना, 12 लिख दिए। चलिए
अब इसको सॉल्व करेंगे, x के ऊपर माइनस है तो इसको उलट देंगे ना, तो 3 बट्टा कितना हो जाएगा 2, ये तो माइनस लगा ही रहेगा, और माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ये 2 लिखेंगे यहाँ पर 3 बट्टा 2, और इसको भी पुनः उलट देंगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना 4 बट्टा 3। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस लगा हुआ, इस चीज का ध्यान रखना है। तो एलसीएम होगा 6, तो 2 तिया 6, तो 3 तिया माइनस का 9, और प्लस होगा 3 दूना 6, तो यहाँ होगा 8, और ऊपर यहाँ चिन्ह देखेंगे ध्यान से, माइनस का चिन्ह लगा है। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर माइनस का 1 बट्टा का 6 आएगा, तो माइनस का 1 लगा हुआ है, इसका मतलब जो आएगा वो आएगा माइनस का 6, और इसका जब मान आएगा वो आएगा माइनस का 6। और जब हम इस दोनों को सॉल्व करेंगे कि x माइनस का y का इनवर्स प्लस x इनवर्स माइनस y इनवर्स माइनस का 1 किसके बराबर है, और इस दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा सिर्फ 6, जो कि किसी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। तो इसका मतलब एक बार हम और प्रॉब्लम को देखते हैं, चेक करते हैं, गलतियां को ढूंढते हैं, अगर गलतियां नहीं है तो इसका मतलब इस प्रश्न में कहीं ना कहीं दिक्कत है, आपको एक्स्ट्रा अंक मिल जाएंगे। देखिए हमने जो प्रॉब्लम को बनाया वो एकदम सही है, कहीं पर त्रुटि है नहीं। वैसे अगर आप लोग से ये सवाल बन चुका है, बनाने का प्रोसेस यही है, तो एक बार कमेंट करके हमें बताइएगा आंसर क्या है। मेरे अनुसार से तो मुझे लग रहा है इस पर बोनस अंक मिलना चाहिए, क्योंकि सवाल में आंसर है नहीं, माइनस का 6 उत्तर कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमने सवालों को सही हल किया, एक्स का मान सही रखा, वाई के मान को भी सही रखा, -3/4, एलसीएम भी हमने 12 लिया, तो 12 लिया तो 3 चौके 12 होता है, तो 2 चौके 8 हो गया, 4 तिया 12 होता है, 3 तिया 9 होता है। हल करेंगे तो 1/12 इनवर्स लगा है तो पलट जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास सिर्फ 12, ये 1 होगा बेटा, यहाँ पर 1 लिखाएगा, ठीक है। तो ये ठीक है, और यहाँ पर इनवर्स है तो पहले ही पलट जाएगा 3/2, यहाँ पर 4/3 पहले ही पलट के हमने लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/3 एलसीएम लिए 6 हो गया, 2 तिया 6, तो 3 तिया 9, 3 दूना 6, तो 4 दूना 8, यहाँ सॉल्व करेंगे -1/6, तो मेरे अनुसार से तो यहाँ पर 12 और प्लस प्लस यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 6 ही होना चाहिए, बोनस ही मिलेगा बेटा, मेरे अनुसार से तो ये उत्तर गलत लग रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जब कथन पर विचार कीजिएगा, क्षुद्रांत अत्यधिक कुंडली नली है जिसकी लंबाई वृद्धांश से कम होती है, ये कथन तो गलत है, ये वाला ये वाला ये वाला गलत हो गया, एक ही आंसर बचता, वो बचता ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर है बी और सी, ठीक है। तो उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, क्वेश्चन है कि किसी समबहुभुज का अंतः कोण उसके बाह्य कोण से 108 डिग्री बड़ा है। अंतः कोण बाह्य कोण से, तो बाह्य कोण को हम मान लेते हैं यहां पर x, बाह्य कोण को क्या मान लेते हैं x, ठीक है। और अंतः कोण बोल रहा है कि बाह्य कोण से 108 डिग्री बड़ा है, तो अंतः कोण क्या हो गया बेटा, वो होगा 108 डिग्री बड़ा है, तो 108 डिग्री प्लस का x होगा। तो भुजाओं की संख्या बोल रहा है निकालने के लिए। अब देखिए यहां पर एक फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला क्या है कि प्रत्येक अंतः कोण बराबर 180 डिग्री माइनस बाह्य कोण, प्रत्येक अंतः कोण मतलब 108 डिग्री प्लस का x बराबर का क्या होता है 180 डिग्री माइनस का बाह्य कोण। चलिए तो यहां पर हम लिखेंगे 2x बराबर का, जब सॉल्व करेंगे इसके पास आएगा 72, तो x बराबर कितना 36, जो x निकल गया वो हमारा क्या निकल गया, बाह्य कोण निकल गया। अब हमें बाह्य कोण जब पता चल चुका है तो एक फॉर्मूला है, बाह्य कोण बराबर एक फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बट्टा n। अब 360 डिग्री बट्टा n जो है वही तो भुजा की संख्या है, तो बाह्य कोण है 36, 36 बराबर 360 डिग्री बट्टा n, n इधर आएगा 36 नीचे आएगा, काटेंगे तो 10 आंसर होगा। सही आंसर हो गया बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 10। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 क्या है, विज्ञान के शिक्षण और अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक वांछनीय प्रक्रिया नहीं है बोल रहा है, नहीं है होना चाहिए, ध्यान छात्रों से सही उत्तर प्राप्त करने पर होने चाहिए, गलत उत्तरों पर नहीं, और संकल्पनात्मक ये सही है, ये सही है, ये सही है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 जो कि नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, पौधों में दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। तो विशिष्टताओं पर अगर विचार करेंगे, चौड़ी चपटी पत्तियां सही है, तने द्वारा प्रकांसलेशन सही है, जड़ों द्वारा गहराई सही है, कम हरासकार, और ये है यहाँ पर आपको एक चौड़ी चपटी पत्तियां और मरुस्थलीय पौधे, तने द्वारा प्रकाश संश्लेषण सही है, बी सही है, और सी भी सही है, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का बहुत कम ह्रास सही है, शंकुकार पौधे जिसकी शाखाएं तिरछी हो सही है। मेरे अनुसार से तो आंसर सब सही लग रहा है, तो देखा जाए इसमें से कोई एक आंसर टिक करना है तो बी सी डी ई सब है, ए बी इसमें है सही, तो मेरे हिसाब से सही उत्तर जाता है बी सी डी ई को ही, तो हम देंगे ऑप्शन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चुंबकीय बल रेखाओं और प्रकाश के किरणों के संबंध में अलग अलग तौर पर सही है? ये अमूर्त संरचनाएं हैं, एकदम सही है, और बी बात भी एकदम सही लिखा हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन आप लोग को काफी भली भांति और अच्छे तरीके से कराया गया था। 6 अंकों वाली संख्या है, 72 से विभाज्य है, तो x और y का मान क्या होगा? देखिए यहां पर 72 से विभाज्य है, तो हम कैसे निकालेंगे इस सवालों को? तो हम कर देते हैं 72 का गुणनखंड। तो 72 का गुणनखंड करेंगे तो एक होगा 9 और एक होगा 8। नहीं होगा, एक 9 होगा और एक क्या होगा, 8 होगा। तो अब हम यहां पर इस सवालों को हल करेंगे। 8 से क्या है विभाज्यता का नियम? 8 से विभाज्यता का नियम है कि संख्या का जब अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होती है। तो 8 2 है और जगह खाली है यहां पर, यहां से हम 8 से विभाज्य करेंगे, 1 होगा, यहां पर लगाएंगे 8, कैंसिल हो गया, खत्म। 2 उतारेंगे, नहीं लगेगा, 0। एक और कोई संख्या देंगे तो अतिरिक्त 24, क्योंकि यहां पर हम लगाएंगे 4 लिखना पड़ेगा, तो हमारे पास y का मान निकल के आ गया कितना, 4। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। तो y तो हमारे पास आ गया 4 गया। अब देखिए 4 3 और x है 8 2 और यहाँ 4 है। अब 9 से भाग देने का क्या नियम है? 9 से विभाज्यता का नियम है, संख्या को जोड़ेंगे तो वो किससे कट जाना चाहिए? 9 से कट जाना चाहिए। 4 3 7 और 7 2 9, खत्म कहानी यहां तक। 8 4 12, 12 में कितना जोड़ेंगे तो वो कट जाएगा, तो 12 में 6 जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर x का मान कितना हो गया बेटा? x का मान 6 हो गया। तो x का मान 6 माइनस का 4 करेंगे तो 12 में से जैसे ही 4 गया तो हमारे पास उत्तर निकल के आएगा, वो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 2 8। ठीक है, तो सही उत्तर है 50 का ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, यहां पर है धमनी के बारे में कौन सा कथन यहां पर दिया गया है जो सही है? जब पूरा पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा केवल एक ही कथन सही है। धमनी के रुधिर वाहिका में जो ऑक्सीजन समृद्ध रुधिर को हृदय से उच्च दाब पर शरीर के सभी भागों में ले जाती है, यही सही है। ये धमनियां में वॉल्व होते हैं, ये गलत लग रहा है मेरे अनुसार से, ये उत्तर गलत है। और अपेक्षाकृत पतली नहीं बल्कि मोटी होती है, सही आंसर होगा केवल एक। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर करते हैं 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, ईंधनों के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होने वाले गैस कौन सी है जो विषैली है, रुधिर और ऑक्सीजन क्षमता घटा देती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यह भी आपको पढ़ाया गया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर विचार करने की बात आती है तो ए सही है, बी सही है, सी गलत है, डी सही है और डी ही। ए बी और डी इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है वही इसका सही आंसर है। प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है और CO2 प्रयुक्त होती है। ए बी डी इसका सही उत्तर है, और जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। 53 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पर सी गलत है बेटा, सी नहीं होगा। CO2 मुक्त करता है, ये नहीं है। CO2 ये श्वसन के समय में मुक्त करता है, इसलिए कहा जाता है कि रात के समय पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। सी तो गलत है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, मिलाना है कॉलम को एक से दूसरे में, तो चलिए मिलान करते हैं, कोई बात नहीं है। सवाल की अगर हम बात करें पहले तो हम जीवाणु देख लेते हैं। जीवाणु आता है लैक्टोबैसिलस, तो यहां पर 1 मिनट बेटा सही से पहले हम ले लेते हैं 1 मार्क का। जीवाणु आता है 5 में, तो बी का आंसर होगा 5, जो कि 3 में है। और यहां पर अगर हम देखें प्रोटोजोआ की बात करें तो जो 2 है ये प्रोटोजोआ है, यानी डी जो है वो 2 नंबर में जाएगा, तो यहां पर आएगा डी में। यहां पर डी में 2 है, डी में 2 ये भी है, और बी में देखना है 5, तो बी में 5 इस दोनों में है। इसके बाद अगर हम कवक की बात करें तो कवक जो है हमारा वो कैसा है, वो देखिए कवक जो है हमारा वो होगा बेटा ऑप्शन नंबर, यहां पर कवक की बात है तो कवक जो है, तो ये कवक है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। तो 4 सी का 4 किस में है? इसमें है। तो बी का 5 है, बी का 5 एकदम सही। बी का 1 मिनट बेटा, बी का तो 5 हो ही गया, ए बच गया। ए का आंसर दिया गया 1, 1 सही है। ओमिक्रॉन एक वायरस है, तो सही आंसर निकल गया हमारे पास, जो निकल के आया ऑप्शन नंबर, कौन सा निकल के आया? ऑप्शन नंबर निकल के आया 1। 1 का जो है 1, बी का जो है वो 5 है, सी का जो है वो 4 है, और डी का जो है वो 2 है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं अब हम 55 नंबर। अभी जो हम कर रहे हैं वो 17 जनवरी का साइंस कर रहे हैं, मैथ साइंस कंप्लीट वीडियो है। अगर जो अभ्यर्थी बीच में आए हैं वो बाद में शुरू से देख लेंगे। सौर परिवार का बोल रहा है कौन सा ग्रह है जो घूर्णन अक्ष पर अत्यधिक झुका है, जिसके परिणाम स्वरूप कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है? वह है बेटा अरुण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूरेनस। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड जलीय विलयन नीले लिटमस विलयन को लाल कर देता है? देखिए नीले को लाल कर देता है। हमने आपको बताया था कि अपवाद में कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं
जो बेस की तरह काम करते हैं वो ऑक्साइड है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बाकी सब जो है वो ऑक्साइड है जो लाल को नीला करेगा, बाकी ये जो है वो नीला को लाल करेगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन है, गणित में निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम संसाधनों का उपयोग दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए नहीं किया जा सकता है? तो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए जियोजेब्रा नहीं कर सकते हैं, यह एक तरह का सॉफ्टवेयर है और यह बच्चों को दिखाई नहीं देगा, तो बच्चे देख के कैसे बनाएंगे? 10 ग्राम टेलर का गिन तारा जियोपोड होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 का मान निकालना है, सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व कीजिए, पहले तो रूट का वैल्यू पता होनी चाहिए, ऊपर हमें हल करना पड़ेगा। चलिए हल करते हैं, यहां पर 7 6 8 यहां पर करते हैं, थोड़ा सा स्पेस लेना पड़ेगा। चलिए गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे यहां पर, तो 2 तिया कितना 6, 2 8 16, 2 चौके 8। सवाल बनाना पड़ेगा, वैसे नहीं होगा। उसके बाद यहां पर करेंगे 2 से, तो 2 इकाई 2 और 2 नंबर 18, 2 दूना 4। फिर हम लगाएंगे यहां पर 2 से, तो 2 से लगेगा 2 नंबर 18, 2 छक्के 12। फिर हम लगाएंगे 2 से, तो जो 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। फिर हम लगाएंगे 2 से, तो यहां पर लग जाएगा हमारे पास आएगा 24। फिर हम लगाएंगे 2 से, तो हमारे पास आएगा 12। फिर बेटा यहां पर लगाएंगे 2 से, तो हमारे पास आएगा 6 और फिर लगाएंगे 2 से, तो हमारे पास अंतिम में बच जाएगा कितना 3। तो देखिए यहां पर पेयर लग रहा है, ये पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, मतलब 2 दूना 4, दूना 8, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, मतलब यहां पर 16 रूट 3 आ रहा है। उसके बाद यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर भी आपका देखिएगा तो आपको यहां पर भी एक रूट के अंदर 3 आएगा और रूट के जो बाहर आएगा वो आएगा, तो वो निकल के बाहर निकल के आएगा 33। आप जब देखिएगा तो अब आपको पता चल गया 16 गुने 33 और ये दोनों मिलाकर एक बार 3 होगा, नहीं होगा? होगा। चलिए नीचे क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे 12। अब इसको सॉल्व करेंगे, चलिए काटते हैं। तो 3 चौके 12 और 4 चौका कितना 16, ऊपर गुना करेंगे तो कितना हो गया 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, 132 किस में है? 132 जो है वो है ऑप्शन नंबर 4 में, तो सही उत्तर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या का विशिष्ट लक्षण होगा? उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, विज्ञान को भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान जैसे विभिन्न विषयों के रूप में पढ़ाना शुरू करना चाहिए। आगे देखते हैं, विज्ञान को विषय वस्तु को माध्यमिक स्तर के विज्ञान के तनुकृत रूप में स्वीकृत करना चाहिए। अकादमिक और व्यावसायिक धाराओं के बीच में कड़ा पृथक्करण होना चाहिए। वैज्ञानिक संकल्पनाओं तथा मुख्य गतिविधियों और प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। एनसीएफ 2005 के अनुसार यही सबसे बेस्ट है, इसलिए 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि आपकी कक्षा 7 के विद्यार्थियों के साथ एक शिक्षिका समझने का प्रयास कर रही है कि पौधे उगते हैं। उन्होंने अपने स्कूल के बगीचे में टमाटर के बहुत से बीज विभिन्न स्थानों और विभिन्न गहराइयों पर बोए और उनकी देखभाल की। कुछ समय बाद उन्होंने पाया कि कुछ बीजों ने तो पौधे के रूप में वृद्धि करना प्रारंभ कर दिया, जबकि अन्य मर गए। शिक्षिका ने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने अवलोकनों का प्रयोग करके सोचे कि वे क्या कारक हो सकते हैं, कारण होगा जिनके कारण कुछ बीज विकसित नहीं हो पाए। इस गतिविधि के द्वारा कौन सी प्रक्रिया कौशल को विकसित होने की संभावना है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका परिकल्पना करना, हाइपोथेसिस करना। सही आंसर होगा 60 का ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से देखा जाए तो हमारा जो है टोटल 60 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए गणित विज्ञान में। अब हम कमेंट करके बताइए गणित विज्ञान में कितने नंबर आए। आपने सीटीपी का तो कमेंट कर दिया था, अब आप गणित विज्ञान में कमेंट करके बताइए कितने नंबर प्राप्त किए। काफी लंबा वीडियो भी बना, लगभग 1.5 घंटा के आसपास का यह वीडियो है। काफी 1.5 घंटे से हमने आपको ये सारा चीजों को समझाया गणित विज्ञान। अगर आप चाहते हैं कि गणित विज्ञान और भी दिनों का हो तो आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा कि सर और दिनों का दे दीजिए। अगर इस पर हमें देखेंगे प्रतिक्रिया भी बेहतर मिलेगी तो मैं खुद ही गणित विज्ञान बनाऊंगा, नहीं तो कल से पुनः सीडीपी में लग जाऊंगा। बेटा इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो अभ्यर्थी 17 जनवरी वाले हैं वो सभी अपना 90 क्वेश्चन का मिलान कर सके, सीडीपी के साथ मैथ साइंस का मिलान कर सके। और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में। शुभ रात्रि।